टाइटैनिक फिल्म में आप इस महान समुद्री जहाज की चौथी चिमनी के ऊपर कोई धुआं नहीं देखेंगे और ये कोई गलती नहीं है। 1911 में इस सपनों के जहाज की रवानगी से एक साल पहले बड़े जहाज ज्यादातर 4 चिमनियों के साथ चलते थे। उन्हें अपने विशाल बॉयलरों से गर्मी और धुआं निकालने के लिए उनकी जरूरत होती थी। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था जिसे चलने के लिए केवल 3 चिमनियों की जरूरत थी, इसलिए चौथी को संतुलन और बेहतर दिखावट के लिए जोड़ा गया था। व्हाइट स्टार लाइन को लगा कि लोग अब तक के सबसे महान जहाज पर केवल 3 पाइप देखकर निराश होंगे। टाइटैनिक के साथी जहाजों ओलंपिक और ब्रिटानिक में भी इसी कारण से एक नकली चिमनी थी। वह नकली चिमनी पूरी तरह से बेकार नहीं थी और वेंटिलेशन के काम आती थी। ये निचले डेक के मशीन वाले हिस्सों और फर्स्ट क्लास के एक जनरल रूम से धुआं बाहर निकालती थी। कई छोटी चिमनियों के बजाय एक बड़ी वेंटिलेशन चिमनी ने ऊपरी डेक को साफ रखने में मदद की और यात्रियों के टहलने के लिए अधिक खुली जगह छोड़ी। जब टाइटैनिक डूबा तो 60-60 टन वजन वाली वे चिमनियां भी बाकी जहाज के साथ नीचे चली गईं। उन्हें काफी ऊंचा बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निकलने वाली कालिख यात्रियों पर न गिरे। उनकी ऊंचाई और वजन ने उन्हें सीधी स्थिति में रहने में मदद की। अगली चिमनी और उसके बाद बाकी चिमनियां तभी गिरीं जब जहाज ने अपनी आखिरी डुबकी लगाई। वे चिमनियां जहाज के अगले हिस्से से काफी हल्की थीं, इसलिए वे अन्य मलबे के बीच बिखर गईं। जिस हल्की सामग्री से वे बनी थीं, वह तलहटी से टकराते ही छपटी हो गई और गहराई में रहने वाले बैक्टीरिया ने उसे खत्म कर दिया। टकराने पर टाइटैनिक का अगला हिस्सा साबुत रहा, पर पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। जब उस मशहूर समुद्री जहाज ने हिमशैल को टक्कर मारी तो हालात बहुत बिगड़ गए। इस जहाज को पूरी तरह जलमग्न होने में पूरे 2 घंटे और 40 मिनट लगे। टक्कर की वजह से 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। जैसे ही दाईं ओर से पानी अंदर घुसा, जहाज आगे से नीचे की ओर और थोड़ा दाईं ओर झुकने लगा। आधी रात तक क्षतिग्रस्त हिस्सों से पानी दूसरों में रिसने लगा था और वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि ये हिस्से केवल क्षैतिज रूप से वाटर टाइट थे। जल्द ही लंगर की चेन वाले छेदों से पानी भरने लगा और रात 2 बजे तक अगला हिस्सा डूब रहा था और पिछले हिस्से के प्रोपेलर पानी से बाहर निकल आए थे। जहाज में पानी तब तक भरता रहा जब तक कि अगला हिस्सा पानी के नीचे नहीं चला गया और पिछला हिस्सा लगभग 45 डिग्री तक ऊपर नहीं उठ गया। उन विशाल प्रोपेलरों के वजन ने जहाज के मध्य भाग पर बहुत दबाव डाला। स्टील बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। बचने वालों ने उस पल को किसी तेज शोर की तरह बताया, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने या भारी सामान गिरने की आवाज हो। वह टाइटैनिक का ऊपरी ढांचा था जो जवाब दे रहा था। रात 2:12 तक अगला और पिछला हिस्सा केवल अंदरूनी निचले ढांचे से जुड़े थे। कुछ ही मिनटों बाद लगभग 16,000 टन वजन वाला अगला हिस्सा पिछले हिस्से से अलग हो गया। पिछला हिस्सा तेजी से लगभग खड़ी स्थिति में आ गया और धीरे धीरे डूबने लगा। 2:20 तक वह पानी के नीचे डूब गया। जहाज का अगला हिस्सा करीब 13 मील प्रति घंटे से नीचे जा रहा था और पिछले हिस्से से आधा घंटा पहले समुद्र तल से टकराया। टाइटैनिक के दोनों हिस्से अब 2000 फीट की दूरी पर अलग अलग पड़े हैं। अगला हिस्सा काफी हद तक साबुत रहा, जो कीचड़ से ढका था। नीचे जाते समय हुए विस्फोटों के कारण पिछला हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया। ढांचे के भीतर फंसी हवा गहरे पानी के बढ़ते दबाव को सहन नहीं कर सकी। टाइटैनिक की त्रासदी में सिग्नल रॉकेटों की बड़ी भूमिका थी। जब कोई जहाज डूबता है तो खतरे का संकेत देने के लिए लाल फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं, लेकिन किसी ने टाइटैनिक में लाल के बजाय सफेद लाइटें रखने का फैसला किया। इसलिए जब जहाज उस हिमखंड से टकराया तो चालक दल ने सफेद फ्लेयर्स छोड़े। एसएस कैलिफोर्नियन पास से गुजर रहा था और उसके कप्तान को पता था कि टाइटैनिक एक खतरनाक हिमखंड क्षेत्र में था। चालक दल ने डूबते टाइटैनिक को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उन सफेद रॉकेटों को जरूर देखा। जहाजों के बीच का रेडियो बेकार था क्योंकि कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर ने इसे बंद कर दिया था। कप्तान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने टाइटैनिक को मोर्स कोड लाइट सिग्नल दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि टाइटैनिक पहले ही पानी के नीचे जा चुका था। टाइटैनिक के साथ एक और जहाज सैमसन भी चल रहा था। उस पर कनाडाई पानी से अवैध रूप से शिकार किया गया सील का मांस था, इसलिए वह पकड़े जाने से बचने के लिए लाइटें बंद करके चल रहा था। जब उन्होंने टाइटैनिक के सफेद रॉकेट देखे तो उन्हें लगा कि यह कोस्ट गार्ड है और वे वहां से भाग निकले। सैमसन के पास रेडियो नहीं था, इसलिए उन्हें हो रही आपदा के बारे में पता नहीं चल सका। चालक दल को टाइटैनिक के बारे में खबर अगले महीने आइसलैंड के तट पर पहुंचने पर ही मिली। टाइटैनिक त्रासदी को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं और हाल के सिद्धांतों में से एक कहता है कि इसमें आग भी शामिल थी। एक आयरिश पत्रकार दशकों तक जासूस की तरह इस रहस्य की तह तक गया और उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली।
उसे एक फोटो एल्बम मिला जो त्रासदी के बाद एक सदी तक जनता से छिपा हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में ली गई तस्वीरों में जहाज के रवाना होने से ठीक एक हफ्ते पहले आप जहाज के निचले हिस्से पर 30 फीट का एक बड़ा काला धब्बा साफ देख सकते हैं। मलोनी ने उस समय की तस्वीरों और चश्मदीदों पर शोध कर दावा किया कि टाइटैनिक के कोयला बंकर में अचानक आग लग गई थी। यह 3 हफ्तों तक धधकती रही और धातु को नुकसान पहुंचाया, जिससे जहाज के निचले हिस्से का एक अहम हिस्सा कमजोर हो गया। उस समय जहाजों में एक ही परत होती थी, इसलिए टाइटैनिक के पास भी यही एकमात्र सुरक्षा कवच था। यही कारण है कि हिमखंड आसानी से जहाज में छेद करने में सफल रहा। अगर आग न लगी होती तो टाइटैनिक शायद हिमखंड की उस टक्कर को झेल जाता। जहाज चलाने वाली कंपनी को आग के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को छिपाने का फैसला किया। वे प्रेस में कोई नकारात्मक खबर नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें समुद्री यात्राओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। टाइटैनिक की सभी टिकटें बिक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने कोयला भरा और उसे रवाना कर दिया। जहाज के डूबने में चंद्रमा का हाथ हो सकता है। ये पृथ्वी के ज्वार भाटे को काफी प्रभावित करता है। ये जितना करीब होता है, इसके गुरुत्वाकर्षण से ज्वार उतना ही मजबूत होता है। 1912 में चंद्रमा इतना करीब था कि उसने ग्रीनलैंड में कई ग्लेशियरों को तोड़ दिया था। ग्लेशियरों से टूटकर बर्फ के विशाल टुकड़े दक्षिण की ओर तैरने लगे। सुपरमून की घटना वसंत ज्वार के ठीक 6 मिनट बाद हुई। अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का संरेखण उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण को चरम पर पहुंचा देता है, और एक दिन पहले हमारा ग्रह उस वर्ष सूर्य के सबसे करीब आया था, जिससे गुरुत्वाकर्षण और भी मजबूत हो गया था। इन घटनाओं के मेल ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली ज्वारों में से एक के लिए सही परिस्थितियां पैदा की। इसने ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों से टूटने वाले हिमखंडों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां दी। इस सिद्धांत के विरोधियों का कहना है कि ज्वारीय बल में अंतर वास्तव में इतना बड़ा नहीं था और यह डूबने का मुख्य कारण नहीं हो सकता था। हिमखंड ने जहाज के किनारे को फाड़ दिया, जिससे पतवार में एक बड़ा छेद हो गया। यह कोई लगातार दरार नहीं थी और कई जगहों पर नुकसान हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जहाज हिमखंड से सीधे टकराता तो वह बच जाता। टाइटैनिक में जलरोधी डिब्बे थे, जिन्हें टक्कर की स्थिति में बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। इनमें से केवल पहले 3 या 4 डिब्बों में ही पानी भरता। इससे कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती थी। इस सिद्धांत के समर्थक इस आपदा का दोष प्रथम अधिकारी विलियम मर्डॉक पर मढ़ते हैं। तेजी से चलने वाले विशाल जहाज किसी तेज रफ्तार कार की तरह कुछ ही सेकंड में नहीं मुड़ते, इसमें मिनटों का समय लगता है। जब मर्डॉक को लगा कि टक्कर अपरिहार्य है, उन्होंने सीधी टक्कर से बचने के लिए बाईं ओर मुड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज फिर भी हिमखंड से टकरा गया। बाकी की कहानी आप जानते हैं।